Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic heterospore। तो आज की वीडियो में हम लोग हेट्रोस्पोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि टेरिडोफाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एट द यूनिवर्सिटी लेवल दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम कि व्हाट इज हेट्रोस्पोरी इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। तो जनरल भी हमें हेट्रोस्पोरी के बारे में पता होना चाहिए। तो जिन लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप जाके वो वाली वीडियो चेक करें और तब जाके आप हेट्रोस्पोरी के बारे में समझिए। तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और स्पोरी मतलब होता है स्पोर्स। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। A few produces two kind of spores differing in size. The small spore is microspore and the larger spore is megaspore. The microspore on germination give rise to male gametophyte, whereas the megaspore on germination will give rise to female gametophyte. Thus, the spore size is related to the sex of the gametophyte. Okay? तो आई होप कि इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दैट कि टेरिडोफाइट मोस्टली क्या होता है। जब भी हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते थे हमने एक चीज़ पढ़ी कि वहाँ पे ज़्यादा होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। हेट्रोस्पोरी बहुत रेयर कंडीशन है वहाँ पे, लेकिन टेरिडोफाइट के केस पे बहुत से टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो होमोस्पोरस भी है, मैक्सिमम टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो कि हेट्रोस्पोरस है, मतलब कि वो दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एक स्मॉल स्पोर और एक लार्ज स्पोर। स्मॉल स्पोर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, लार्ज स्पोर को हम बोलते हैं मेगास्पोर। स्मॉल स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है और जब लार्ज स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो यहाँ पे जो स्पोर का साइज है वो गैमेटोफाइट के सेक्स से रिलेटेड है, बिकॉज जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट मतलब एंथ्रीडियम बनाएगा, मेगा स्पोर है यानी कि लार्ज स्पोर है वो क्या करेगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन करेगा। Okay, next we have the phenomena where two such spores differing in size, structure and function are formed on same plant. It is called as heterospory. जब एक ही प्लांट में एक ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है जहां दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं जो कि साइज में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एक ही प्लांट में, तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। ओके, It's involved during the Devonian period from isospory independent in several plant group. Okay, तो जनरली क्या हो जाता है, इसका जो इवोल्यूशन हुआ मतलब हेट्रोस्पोरी वाली जो सिचुएशन थी वो डेवोनियन पीरियड पे देखने को मिली। अब हमारे टेरिडोफाइट्स में टोटल 9 जीनस होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो शो करते हैं हेट्रोस्पोरी। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले आप एक डायग्राम देख लो। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, एक ही प्लांट में 2 स्पोरेंजियम है, एक स्पोरेंजियम के अंदर छोटी छोटी गैमेट है जो कि माइक्रोस्पोर है और उसी स्पोरेंजियम के उसके नेबरिंग स्पोरेंजियम में कुछ लार्ज स्पोर है जिसको हमने बोला है मेगास्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर है वो तो बनाएंगे हमारा एंथ्रीडियम और जो मेगास्पोर है वो बनाएंगे आर्चिगोनियम। ओके, अब हम इन 9 जेनरास के बारे में पढ़ते हैं जो कि टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं जो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव सेलेजेनेला, आइसोइटिस, मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला, स्टाइलाइटिस, प्लेटिजोमा, पिल्यूलेरिया, रेजनेलिडियम। ओके, तो ये 9 जेनरा है, ये आपको ऑन द टिप याद होने चाहिए। सेलेजेनेला, अजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये नाम तो आपने सुने हैं। ओके, सेलेजिनेला, अजोला, आइसोइटिस, मार्सिलिया, साल्विनिया, ये बहुत कॉमन नेम है। बाकी अगर आप याद करना चाहते हो तो उसकी जस्ट एक ट्रिक है कि प्लेट्स आपने सुना होगा, प्लेट्स एक जो होती है एक टाइप की हेयर स्टाइल होती है, तो प्लेटिजोमा, प्लेटी यानी कि हेयर स्टाइल, हेयर क्या है, प्लेट्स, प्लेट्स बनाते ना स्कूल टाइम पे जब पढ़ते थे तो प्लेट्स बनाने को बोलते थे। सो प्लेटिजोमा, स्टाइलाइटिस, स्टाइल करती है प्लेट्स को पिन लगा के मतलब पिल्यूलेरिया। ओके, एंड रेजिनिलिडियम ये लास्ट बच जाते हैं, तो आप ऐसे सच इसको याद कर सकते हो। तो जस्ट एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ की थी इन जीनस को याद करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं कि इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, यानी कि हेट्रोस्पोरी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया, when all spores in sporangia are functional, there is a competition for nutrition. Spore receive a limited food supply and its size remains smaller, that is microspora formed. On other hand, if some of the SMC disintegrate during development, the remaining one gets sufficient nutrient and thus their size will increase. For example, megaspore. तो देखो अगर इसके ओरिजिनेशन के बारे में कहेंगे तो आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो जो कि होता है एबॉर्शन, यानी कि एक तरीके से जब स्पोर्स क्या होता है वो नंबर ऑफ स्पोर्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब देखो मेगास्पोर के अंदर साइज स्पोर्स का थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स क्या हो चुके हैं, वो अबॉर्ट हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। उनके मरने की वजह से क्या है, बाकी स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से उनका साइज क्या होता है, वो बड़ा होता है। और अगर हम लोग माइक्रो स्पोर्ट्स के अंदर बोले तो सारे स्पोर्ट्स फंक्शनल होते हैं, जैसे कंपटीशन होता है खाने को लेके, उस वजह से उनका साइज कैसा होता है, स्मॉलर होता है। ओके, तो ये आ जाता है हेट्रोस्पोरी के बारे में। हमने पढ़ा हेट्रोस्पोरी कौन से जीनस पे होते हैं, कैसा इसका ओरिजिनेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एविडेंसेस के बारे में ऑफ हेट्रोस्पोरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही नोट्स आप अगर एग्जैक्ट लिखते हो एग्जाम में तो 100% गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये नोट्स अप टू पॉइंट हैं। तो हमने हेट्रोस्पोरी समझा ली, हमने उसके जनरा पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं भाई एविडेंसेस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेट्रोस्पोरी के अंदर। तो हम 3 एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, पैलियोबॉटनिकल, डेवलपमेंटल और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस, दैट व्हाट आर पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस फॉर हेट्रोस्पोरी। तो जनरली ये जो स्टार्टिंग होती है इसकी, फॉसिल्स इन लेट डेवोनियन एंड अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड वर हेट्रोस्पोरस, दैट इज Lepidostropus, मेजोकार्पन, लेपिडोकार्पन, कैलेमोस्टिकाइस एंड वी हैव द कैलेमोकार्पन। ओके, तो लेट डिवोनियन जैसे हमने पीछे पढ़ा कि भाई इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, इसके डिवोनियन पीरियड से। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे प्लांट जिनरा थे जो हमारे हेट्रोस्पोरी शो कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू स्काउट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1894 पे क्या किया, कैलेमोस्टिकाइस की 2 स्पीसीज पे हमारी हेट्रोस्पोरी को रिपोर्ट किया। ओके, सो ही रिपोर्टेड हेट्रोस्पोरी इन 2 स्पीसीज ऑफ कैलेमोस्टिकाइस, एक था हमारा बिनियाना और एक था कैशियाना। तो बिनियाना में क्या हुआ, मोस्ट स्पोरेंजिया विथ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पोर्स इन टेट्राड बट इन सम स्पोरेंजिया वर लार्जर, एंड इन कैशियाना डिस्टिंक्ट माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया वर रिपोर्टेड, देयर वर सम अबॉर्टेड स्पोर्स इन मेगा स्पोरेंजिया। सो जनरल जो उसका पैलियोबॉटनिकल एविडेंस मिला, उस एविडेंस को हम बोलते हैं एबॉर्शन ऑफ स्पोर्स। ओके, तो इसका हम एक अगर समरी लेके चले तो इट इज द एबॉर्शन ऑफ स्पोर्स वॉज रिपोर्टेड in Lepidocarpon and Chalaemocarpon. In megasporangium of these plant fossil, only a single functional megaspore, as other spores aborted during development. In Stotopteris, a megasporangium has 2 functional megaspore and 2 aborted spores. तो जनरली क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे लेपिडोकार्पन, कैलेमोकार्पन है, इन सब में ये चीज़ देखी गई कि सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर है। अगर एक ही मेगास्पोर फंक्शन है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि वो लार्जर साइज का होगा, क्योंकि उसको सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो मिल रहा है। सिमिलरली स्टॉटोप्टेरिस के मेगास्पोरेंजियम में ये देखा गया कि सिर्फ 2 ही फंक्शनल मेगास्पोर्स और 2 हमारे अबॉर्टेड स्पोर्स है। ओके, so what does paleontological evidences indicate? They indicate that heterospory was also present in fossil plant and it originated due to the abortion of some spores in sporangium. Okay, तो ये हमने पढ़ लिया है किस चीज़ के बारे में, हमने पढ़ लिया paleontological evidences के बारे में। अब हम पढ़ेंगे developmental studies की क्या क्या evidences थे। तो देखो developmental evidences अगर हम लोग बोलते हैं developmental studies के बारे में कहते हैं, they show that determining processes of heterospory become operative either before like Selaginella, Isoetus और after meiosis in case of Marsilea, Salvinia and Azula. Okay, तो developmental study ये बोलती है दैट कि जो हेट्रोस्पोरी की डिटरमाइनिंग प्रोसेस है वो या तो ऑपरेटिव होती है बिफोर मियोसिस या आफ्टर मियोसिस। बिफोर मियोसिस की कुछ एग्जांपल अगर हम बोलते हैं तो लाइक वी हैव द सेलेजिनेला आइसोइटिस, एंड अगर आफ्टर मियोसिस के बारे में कहेंगे वी हैव द मार्सिलिया एंड द साल्विनिया एंड अजोला। ओके, इन मेगास्पोरेंजियम अ पार्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू डीजेनरेट, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग sporophyte, whereas in microsporangium all sporophyte undergo meiosis and large number of microspores are formed. Okay, next we have in Isoetus only 50 to 300 megaspores, whereas in Selaginella 1 megaspore is functional. Okay, अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें डेवलपमेंटल स्टडीज के अकॉर्डिंग तो Isoetus में ऑलमोस्ट 50 से 300 मेगास्पोर्स होते हैं, जबकि Selaginella में सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर देखने को मिलता है। In Marsilia, 64 micro and 64 megaspores are formed after meiosis, respectively. All microspores are functional, while in megasporangium only 1 microspore remain functional. ठीक है, तो मार्सिलिया एक डेवलपमेंटल स्टडी का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें 64 मेगास्पोर, 64 माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर तो सारे फंक्शनल होते हैं, लेकिन 64 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। आपने इस थ्योरी को एज सच याद करना है और यही आपको लिख के आना है इन केस ऑफ एविडेंसेस ऑफ हेट्रोस्पोरी।
अब हम देख लेते हैं एविडेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन सेलिजेनेला मार्सिलिया सजेस्ट दैट न्यूट्रिशनल फैक्टर मेनली गवर्न्स द हेट्रोस्पोरी। ओके, तो हमें एविडेंस देने हैं, तो एक एविडेंस हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से। तो 1905 पे सेलिजेनेला में और 1910 पे मार्सिलिया पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके बाद से ये सजेस्ट किया गया कि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ही हेट्रोस्पोरी को गवर्न करते हैं। ओके, लाइक हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। बाय लोअरिंग द लाइट इंटेंसिटी सेलिजेनेला प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को लो कर दे तो सेलिजेनेला में ज्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। सेकेंड केस, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे तो माइक्रोस्पोर इन स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया विल इंक्रीज बाय 6 टाइम। ओके, तो उसमें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है मार्सिलिया में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया गया। स्पोरोकार्प क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि स्पोरोकार्प वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस या फिर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी की क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है? सबसे पहले द सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट कैन बी डिटरमाइंड एट द स्पोर स्टेज विया हेट्रोस्पोरी। देखो, अगर हेट्रोस्पोरी है तो हमें पता है कि एक मेगास्पोर एक माइक्रोस्पोर बनना है। हम जानते हैं कि जो मेगास्पोर है वो फीमेल को राइज करता है, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल को राइज करता है। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट पे हम स्पोर स्टेज पे ही पता कर लेते हैं कि भाई गैमेटोफाइट का क्या सेक्स होने वाला है। ओके, देन वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट while megaspore is still inside the megasporangium. Similar condition is for the male gametophyte. ठीक है, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जब वो मेगास्पोर के अंदर होता है, तभी से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट derive its nutritional form from the sporophyte. This provide better starting point for the development of the new embryo. अब हम यहाँ पे जानते हैं कि क्या हो जाता है कि जो स्पोरोफिटिक फेज है ना वो डोमिनेटिंग है देन गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट के लिए ऑलरेडी स्पोरोफिटिक फेज प्रेजेंट है, तो जो भाई फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो और ज़्यादा हेल्दी होगी क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक न्यूट्रिशनल सोर्स है प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। ओके, तो यही आता है अबाउट द इंपॉर्टेंस और द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। तो अगर आपका एग्जाम में हेट्रोस्पोरी के बारे में आता है तो आपने ये सारे नोट्स एसेस लिखने हैं, जहाँ पे मैंने आपको पहले हेट्रोस्पोरी के बारे में बताया, कौन से जीनस के अंदर ये पाया जाता है इसके बारे में बताया, इसका ऑरिजिनेशन कैसे हुआ, इसकी क्या क्या एविडेंसेस मिले, जहाँ हमने पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस, डेवलपमेंटल एविडेंसेस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है, हमने इस चीज़ के बारे में कवर किया। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके अगले आने वाली वीडियोस में हम लोग होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं टेरिडोफाइट्स की और भी लेक्चर्स को कवर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ आर द ओल्डर वन, डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।